बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमने पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है नी की इंस्टेबिलिटी। अब नी इंस्टेबिलिटी एक तो ये है कि इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है कि कौन कौन सी एजेस में हो सकती हैं, फिर उसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, फिर उसको हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है और एट द एंड हमने उसको ट्रीटमेंट कैसे करनी है। और फिर हम कुछ कोशिश करेंगे कि अगर ये हमारे पास टाइम थोड़ा सा बच जाता है तो हम इसकी रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरापी प्रोटोकॉल्स वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो फिर हम इसको एक और वीडियो में सिर्फ इसका रिहेबिलिटेशन का प्रोटोकॉल वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है कि कौन कौन सी एजेस में होती हैं। जो नी इंस्टेबिलिटी है उसमें यंग एज में हो सकती है, ठीक है, और ओल्ड एज में हो सकती है। यंग एज में मींस कि एक्टिव लाइफस्टाइल जब होता है और जो पेशेंट है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के काबिल होता है, तो उसमें स्पोर्ट्स इंजरीज के साथ या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। जो स्पोर्ट्स इंजरीज जिनमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, फुटबॉल है, रग्बी है, सॉकर है, हॉकी है, इनमें चांसेस होते हैं कि नी इंस्टेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट होती है। या ट्विस्टिंग इंजरीज जिनमें जिन स्पोर्ट्स में ट्विस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे स्क्वॉश है, जैसे बैडमिंटन है, इनमें चांसेस होते हैं कि नी अगर स्टक हो जाए, फुट ऑन द ग्राउंड स्टक हो जाए और ऊपर से बॉडी रोटेट हो जाए, सो दैट कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी इन द नी, और किसी न किसी लिगामेंट के रप्चर हो जाता है और दैट कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। उसके बाद आ जाती है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में दो किस्म की इंजरीज होती हैं। एक डैशबोर्ड इंजरीज होती हैं, एक रोड के ऊपर हमारे यहाँ जैसे कि कॉमनली बाइक्स के ज़रिए जो होती है कि अगर आपका नी डायरेक्टली हिटिंग ऑन द ग्राउंड व्हेन यू आर हैविंग रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उसके साथ जो इंजरीज होती हैं, डैशबोर्ड इंजरी में पीसीएल की इंजरी बहुत कॉमन है क्योंकि टीबिया डायरेक्ट हिट करती है रोड के ऊपर या डैशबोर्ड के ऊपर, तो पीछे की तरफ उसका पुश जाता है, तो पीछे की तरफ जो कॉन्स्ट्रेंट होता है वो होता है पीसीएल। ये अगर नी के मॉडल में मैं आपको दिखाऊं तो आगे सामने से ये एसीएल है, ये सामने वाले हिस्से में जो नज़र आ रहा है कि यहाँ से ये लिगामेंट जो पीछे की तरफ जा रहा है, इसका काम ये है कि टांग को आगे की तरफ नहीं आने देना। पीछे की तरफ देखें तो ये पीछे पीसीएल है, ये पीछे से आगे की तरफ जा रहा है, इसका काम ये है कि इस हड्डी को पीछे की तरफ नहीं जाने देना। तो ये दो काम मेन हमारे जो लिगामेंट्स हैं अल्लाह ताला ने बनाए हैं, इनका काम ये है। इनमें से किसी एक की भी इंजरी होगी तो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद तीसरे यानी जो लेस कॉमन इंजरीज होती हैं वो मीडियल कोलैटरल या लैटरल कोलैटरल की इंजरीज होती हैं जो कि बहुत कॉमनली हमारे पास नहीं प्रेजेंट करते। तो अब ये इंजरीज हो गई, स्पोर्ट्समैन में हुई या इससे हुई। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कि ओल्ड एज के पेशेंट्स। ओल्ड एज के पेशेंट्स जिनमें इंस्टेबिलिटी होती है उनमें बोन्स की वेयर एंड टियर से हो रही होती है कि जब बोन्स एक साइड से खाई जाती है, दूसरी साइड से कम खाई गई होती है, तो एक साइड का लिगामेंट बिल्कुल टाइट रहता है, दूसरी साइड का लिगामेंट बिल्कुल लैक्स हो जाता है, तो वो चलते हुए एक इंस्टेबिलिटी काज करते हैं। उनकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। आज जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे वो स्पोर्ट्स और यंग एज में जो लोगों की इंजरीज होती हैं लिगामेंट्स की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि अब इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। इमीडिएट स्पोर्ट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी इंजरी होती है स्पोर्ट्स रिलेटेड तो उसमें एक ये टेक होम मैसेज है कि जी आइसिंग इज़ द की, वार्म फर्मेंटेशन इज़ नॉट द चॉइस। आपने आइसिंग करनी है जिस एरिया में आपकी इंजरी है। नी के ऊपर इंजरी है तो आपने इसकी आइसिंग करनी है ताकि स्वेलिंग कम से कम होगी, इंजरी का पैटर्न बेहतर हो जाएगा, हीलिंग बेहतर हो जाएगी, पेन बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आइसिंग करनी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉपर नॉर्मल एक्सरेज करने ज़रूरी हैं, बोथ इन द एपी एंड लैटरल व्यू। जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो आपको पेन किलर देने के बाद नी के एक्सरेज करेंगे। उन एक्सरेज में आपको नज़र आएगा कि एक्सरेज में किस तरह की क्वालिटी है बोन की, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, कोई लिगामेंट्स का तो एक्सरेज पे नज़र नहीं आएंगे। लेकिन कई दफ़ा होता है कि लिगामेंट जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ से बोन उखड़ रही होती है, तो वो नज़र आ रही होती है। पीछे से भी हो सकता है और सामने से भी हो सकता है, तो उसको डायग्नोज देयर एंड देन करना बहुत ज़रूरी है। और उसकी ट्रीटमेंट ईजी है और अर्लीस्ट पॉसिबल इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है और उसके साथ 100% रिडक्शन हो जाती है। और 100% और हम आर्थोस्कोपिकली हम इसमें वो करते हैं जिसमें छोटे छोटे इंसिजन देने के बाद उस बोन के पीस को हम फिक्स कर देते हैं। वो कई दफ़ा हम स्क्रू के ज़रिए करते हैं, कई दफ़ा उसकी ट्रीटमेंट में हम बाकी भी डिटेल जाके डिस्कस करते हैं।
तीसरे नंबर पे आ जाता है कि विद इन 3 वीक्स, 3 हफ्ते से पहले एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई इमीडिएट आपका एमआरआई रिकमेंड करता है तो मेरा उसमें मशवरा ये है कि आपने इमीडिएट एमआरआई के लिए नहीं जाना। फाइंडिंग्स बहुत ज़्यादा यानी एग्जिजरेटेड फाइंडिंग्स आएंगी। कई दफ़े लिगामेंट के अंदर थोड़ा सा स्प्रेन या खिंचाव होता है और एमआरआई उस वक्त उसको बता देता है कि जनाब बिल्कुल कटा हुआ है। तो 3 हफ्ते का सेटल होने का टाइम देना है, उसके बाद हमने एमआरआई की तरफ जाना है। तो 3 हफ्ते के बाद जब हम एमआरआई करवाएंगे तो एमआरआई में हमने ये चीज़ें देखनी है कि ये मेनिस्कस की इंजरी है, ये लिगामेंट्स की इंजरी है, ये कौन से लिगामेंट की इंजरी है, और अब हमने उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे करना है। अगर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की हम अब बात करें तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आर्थोस्कोपिकली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द लिगामेंट्स। जो भी लिगामेंट टूटा हुआ है, क्योंकि लिगामेंट्स का काम ये है कि उन्होंने बोन्स को आगे पीछे स्लाइड होने से और आपस में फ्रिक्शन करने से रोकना है। उसने एक ख़ास मूवमेंट के बाद उसकी जो स्लाइडिंग है और एक दूसरे के ऊपर क्रशिंग मूवमेंट्स हैं वो ख़त्म कर देनी है। तो इसलिए उनको रिकंस्ट्रक्ट यंग एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्पोर्ट्समैन है दे कैन रिटर्न टू स्पोर्ट्स विद दीज आर्थोस्कोपिक रिकंस्ट्रक्शंस, और रिहेबिलिटेशन बहुत अच्छी होती है। लिगामेंट्स रिकंस्ट्रक्शन के बाद आपके मसल्स की स्ट्रेंथ वापस आ जाती है, आपके नी के ऊपर स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। तो इसलिए कई पेशेंट्स को हम जब आर्थोस्कोपिकली उनके ACL PCL रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दे कैन रिटर्न टू देयर स्पोर्ट्स। एंड आई हैव डाटा ऑफ मैनी पेशेंट्स जिसमें कबड्डी प्लेयर्स हैं, जिसमें सॉकर प्लेयर्स हैं, जिसमें स्क्वॉश खेलने वाले हैं, जिसमें बैडमिंटन खेलने वाले हैं। दे हैव जॉइंड देयर स्पोर्ट्स एंड they have rejoined their sports and doing all the routine activities now normally. So this is all about the knee instability. The most important thing is कि आपको डायग्नोज प्रॉपरली करना है, आपको उसकी तशखीस होना ज़रूरी है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। ये नहीं है आजकल के दौर में कि जी पूरा नी खोल के हमने ये सर्जरी करनी है। पूरा नी खोल के करने वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया हुआ है दुनिया में। सिर्फ आर्थोस्कोपिकली एक कैमरा, एक साइड से कैमरा एंटर होना है, दूसरी साइड से जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने ऑपरेशन के लिए यूज़ करने वो एंटर होने हैं। डे 1 पे ही हमने चला देना है। उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get informative videos in time.